स्टूडेंट, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लिखेंगे हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टीएफ से। क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देख लिया था, क्या देखा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखा था, ठीक है ना। दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ने के बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोग ये चीज देखेंगे कि जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो कहता है कि सॉल्यूशन का जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग तो सबसे पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट के डिफिनीशन देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। जिस तरीके से हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन देखा था, ठीक उसी प्रकार से फ्रीजिंग पॉइंट का भी डिफिनीशन देखेंगे और इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। चलिए यहाँ पर पहले लिखना है, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट करके फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को शॉर्ट में एफ पीटी लिखेंगे हम, ठीक ना। एफ का मतलब फ्रीजिंग, पीटी मतलब पॉइंट, ठीक ना। क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, कहता है क्या कि जब कोई भी मतलब कि वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर फेज और सॉलिड का वेपर फेज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मैंने क्या बोल रहा हूं कि टेम्परेचर कोई खास टेम्परेचर होगा ना, क्या होगा बाबू, कोई खास टेम्परेचर होगा। मैंने ग्राफ के माध्यम से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा देखना यहाँ पर। हमने क्या किया कि यहाँ पर बना दिया, ये मेरा सॉल्वेंट का है और ये मेरा क्या है बाबू, ये मेरा सॉल्यूशन का ग्राफ है, समझे ना। और हमने क्या किया कि यहां से इस तरीके से हमने बना दिया। देखो ये जो है आपका प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है किस फेज में, लिक्विड फेज में। ये क्या है, सॉल्यूशन है, ये भी कैसा है, लिक्विड फेज में। और यहां पर मैंने ये बता दिया कि ये जो है मेरा, ये क्या है, सॉल्वेंट है और किस स्टेट में बाबू, सॉलिड स्टेट में। क्या है, सॉलिड स्टेट में। कहता है कि इस एक्सिस के लॉन्ग मैंने बनाया वेपर प्रेशर और इस एक्सिस के बनाया मैंने क्या, टेम्परेचर बनाया। तो कहता है क्या कि टेम्परेचर का वैसा रेंज, या यूं कह सकते हैं कि वैसा खास टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिस पर कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ एनी सबस्टेंस एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सबस्टेंस का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब जरा देखो तो ये सॉल्वेंट का है, अगर हम इसको अगर हम मिलाते हैं इस पॉइंट में तो जरा देखना तो ये आकर के इस पॉइंट पर मिलता है, और अगर हम इस पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो ये आकर के इस पॉइंट पर मिलता है ना। तो ये जो मेरा थोड़ा सा कर्व थोड़ा सा अच्छा सा बनाना है ना, ये आपका इस पर इस पॉइंट पर आकर मिलता है। तो ये देखो ये सॉल्वेंट का है और ये मेरा क्या है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। ये भी सॉल्वेंट है प्योर स्टेट में, है ना। और ये किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। ये भी हमारा क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, लेकिन कैसा है, लिक्विड स्टेट में। दोनों का वेपर क्या करता है, जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे इक्वल हो जाएगा उसी को क्या बोलते हैं बाबू, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं, है ना, तो सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट की है और ये देखो प्योर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में। इसको हम लोगों ने यहां से थोड़ा सा मिलाया, इस पॉइंट पर आकर के मिलता है और इस पॉइंट पर मिलता है, तो हमने इसको बोल दिया, इस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को मैंने क्या बोला आपको, सॉल्वेंट है तो यहां पर बोला टीएफ नॉट बोला, क्या बोल दिया, टीएफ नॉट। और देखो ये मेरा सॉल्यूशन है, लिक्विड स्टेट में है, और ये हम लोग इसको यहां से मिला देंगे, यहां पर आकर मिलेगा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या है, टीएफ बोलेंगे। टीएफ को मैंने बोला, टीएफ को मतलब बोला क्या कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या, सॉल्यूशन, और टीएफ नोट को क्या बोला, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या बाबू, सॉल्वेंट बोला। तो देखो तो ये हमारा सॉलिड स्टेट का ग्राफ है ना, मतलब कि सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ है। और कहता है कि टेम्परेचर का वैसा रेंज जहां पर, तो ये भी सॉल्वेंट ज्यादातर क्या करता है,
यहाँ पर सॉलिड स्टेट को टच करता है, ये भी क्या है सॉलिड स्टेट को यहाँ पर टच करता है। तो ये वाला जो है इस पर अगर कोई पार्टिकल ला करके इसके वेपर प्रेशर के जब बराबर हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर चाहे इसका वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर चाहे इसका वेपर प्रेशर, मतलब कि एक हमारा क्या होना चाहिए लिक्विड स्टेट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए सॉलिड स्टेट होना चाहिए। तो अगर मान लो कि ये सॉल्वेंट है और ये सॉलिड है, ये सॉलिड स्टेट में ये भी सॉल्वेंट है, ये भी सॉल्वेंट है, ये लिक्विड है, ये सॉल्वेंट है, अगर इस पर आकर मिल जाता है तो इसको पॉइंट को क्या बोलते हैं, जैसे इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो लिक्विड होगा फ्रीज करेगा, ठीक है। इस पॉइंट पर हम लोग क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन जो लिक्विड स्टेट में है उसका ये बॉइलिंग पॉइंट है। आई बात समझ में? तो ओवरऑल आपको कहने का मेरा मतलब ये है कि वैसा टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो उस टेम्परेचर पर क्या करता है कि कोई भी लिक्विड क्या कर जाएगा फ्रीज कर जाएगा। आई बात समझ में? और उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। हम लोग को डिफाइन करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो ये प्योर सॉल्वेंट का और ये हमारा सॉल्यूशन का, इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा दैट इज उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डेल्टा टीएफ। और देखो तो इस एक्सिस पर टेम्परेचर मैंने बनाया है, इस एक्सिस पे जब टेम्परेचर बनाया है तो सॉल्वेंट जो तो इस ओरिजिन से सॉल्वेंट का टेम्परेचर ज्यादा है और सॉल्यूशन का टेम्परेचर के अंदर ज्यादा में से कम को घटा देंगे तो उसी को क्या बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टीएफ नॉट माइनस कितना टीएफ। आई बात समझ में? तो ग्राफ समझ में आ गया, ग्राफ को फिर से बना देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी मैं फ्रीजिंग पॉइंट बता रहा था, है ना। तो चलिए लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे द टेम्परेचर, लिखेंगे द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid and vapor pressure of solid become equal is called freezing point, is called freezing point। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे यहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अब हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे, लिखेंगे यहां पर कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल solute dissolve in a pure solvent, then the freezing point of solution get decreases, है ना। लिखेंगे this decrease in freezing point of solution due to addition of non-volatile solute is called depression in freezing point। आई बात समझ में? यहां पर कंसीडर कर लीजिएगा लेट टी एफ नॉट जो है इसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और टी एफ को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या बाबू सॉल्यूशन। याद रखना है क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
प्योर सॉल्वेंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या सॉल्यूशन, दोनों हमारा लिक्विड रहेगा। हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। दोनों क्या रहेंगे, लिक्विड स्टेट में रहेंगे। और जिस टेम्परेचर पे क्या होगा, सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पे, तो उसको बोला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा, पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा कि फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, फिर हमने पढ़ा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और किसकी वजह से होता है। तो दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज कॉल्ड क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। प्योर सॉल्वेंट में यदि हम लोग कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो कहता है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है ना। ऐसे आपको मिलेगा कहीं कहीं किसी किसी किताब में, या कोई कोई समझाने की ये भी कोशिश करता है कि जब कोई चीज फ्रीज करता है तो कहता है कि उसका वॉल्यूम घट जाता है ना। एक्चुअली में वॉल्यूम उसका घटता नहीं है, किसी किसी मटेरियल के केस में वॉल्यूम बढ़ भी जाता है और किसी किसी मटेरियल के केस में वॉल्यूम घट जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने क्या है, पानी है, वाटर है। यदि वाटर को फ्रीज कीजिएगा तो वाटर को फ्रीज करने से क्या होने वाला है कि उसका बल्कि वॉल्यूम क्या करता है, बढ़ जाता है ना। लेकिन अदर लिक्विड की अगर बात कीजिएगा, अदर लिक्विड को अगर क्या करोगे, तुम फ्रीज करोगे तो कहता है कि उसका वॉल्यूम क्या कर जाता है, घट जाता है। तो जो वॉल्यूम के आधार पर हम ये बात नहीं बोल सकते हैं कि अगर किसी मटेरियल का वॉल्यूम घट जाएगा जिस टेम्परेचर पर तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। या बढ़ जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। एक्चुअली में अगर कोई भी सिस्टम अगर फ्रीज करता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई लिक्विड मटेरियल है, क्या है, कोई लिक्विड मटेरियल है, इस तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है ना। आज जब ये फ्रीज करेगा तो सॉलिड स्टेट में आने की बात करेगा, यानी कि इनके पार्टिकल आपस में फ्यूज करेंगे। तो फ्यूज करेंगे तो जैसे लिक्विड है इधर उधर घूम रहा था, लिक्विड की एबिलिटी है स्लोली स्लोली फ्लो करने का, है ना। अगर ये फिर फ्रीज कर जाएगा तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बिल्कुल क्या हो, एक ऑर्डर में क्या कर जाएंगे, अरेंज हो जाते हैं। तो कोई भी लिक्विड जो फ्रीज करने की अगर टेंडेंसी रखता है, अगर फ्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि उनके जो पार्टिकल्स, उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो क्या करते हैं कि अपने आप को एक ऑर्डर में, एक शेप में अपने आप को ढालने की कोशिश करता है ना। इट ट्राई टू क्या करता है, कंप्रेस बोल सकते हैं या अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो आप उसको याद करने की जरूरत नहीं है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई बोल देगा कि वॉल्यूम बढ़ गया, कोई बोलेगा कि वॉल्यूम घट गया, है ना। आप डायरेक्टली ये बात बोलना कि फ्रीजिंग पॉइंट है ना, वैसा टेम्परेचर है जिस पर कोई आपका लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उन्हीं को क्या बोलते हैं बाबू, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो कहता है कि सॉल्यूशन का क्या होता है, आपका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो कितना डिक्रीज करता है, प्योर सॉल्वेंट के इसमें से घटा लेंगे, है ना। चलो नोट कीजिए इसको, यहां तक हो गया। चलो आगे देखते हैं, मिटाया जाता है। चलो, लगता है कि इस बार इंक खराब दे दिया है, अच्छे से साफ नहीं हो पा रहा है। चलो यहाँ पर लिख लो ना, स्टार देकर के चीज, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो होगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या बाबू, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता है कि नॉन वोलेटाइल जब सॉल्यूट को हम लोग क्या करते हैं, जब डिसॉल्व करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब डिसॉल्व करते हैं तो क्या करता है कि मान लो कि यहाँ पर ये लेवल है वाटर का, प्योर सॉल्वेंट है, तो इसको फ्रीज होने में टाइम नहीं लगेगा, आराम आसानी से क्या करेगा, फ्रीज कर जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को लगेगा तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, तो इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इनको क्या करेगा, ये डिस्टर्ब करेगा, है ना। जो फ्रीज होना चाहते हैं उनको क्या कर देगा, डिस्टर्ब करेगा। अब कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर फ्रीज करने वाला है, अब इसके ऊपर आया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसको उठा करके नीचे की तरफ धकेल दिया, है ना। तो इस तरीके से जितना होना चाहिए, देखो अब ये जब डिसॉल्व करेंगे तो वैसे वो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वहां पर हम लोग वाटर का या प्योर सॉल्वेंट की हम लोग बात नहीं करेंगे, है ना। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करने से पहले वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर स्टेट का। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब डिसॉल्व करेंगे तो कहता है कि इनके मॉलिक्यूल, इनके वाटर मॉलिक्यूल को, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, इनको क्या करेगा,
सप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ पर बन गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को फिर से फ्रीज होना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि टाइम लगेगा। आई बात समझ में? इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो है फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब जो सॉल्वेंट का होगा वो प्योर सॉल्वेंट का वो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको ध्यान रखना है ना। चलो यहाँ पर मैंने मान लिया था, है ना। यहाँ पर लिखेंगे नाउ डिप्रेशन in freezing point is equal to the difference of freezing point को शॉर्ट में F for freezing या PT for point में लिख रहा हूं ना, इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ pure solvent to the freezing point of solution, है ना। कितने बराबर होता है डिफरेंस ऑफ किसका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए हम बोल सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या बाबू, सॉल्यूशन। आई बात समझ में? फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करेंगे और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना बनते हैं, टीएफ नॉट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना बोलेंगे, टीएफ बोलेंगे। याद रखिएगा डेल्टा एफ इक्वल टू कितना होगा, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, नोट करो। हो गया, चलो लिखेंगे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसके लिए बाबू डाइल्यूट सॉल्यूशन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to the मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। जैसा हम लोग पढ़े थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेम टू सेम चीज है। वहां पर बॉइलिंग पॉइंट बोलते थे और यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। आई बस में ना, इज इक्वल टू द क्या बाबू, प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। दैट इज कह सकते हैं कि डेल्टा टीएफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा टीएफ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगा, दिस इज कॉल्ड केएफ इनटू कितना, एफ। वेयर केएफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, है ना, या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको कोई लोग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट को शॉर्ट में कांस्ट कर दिया है ना, डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। आई बात समझ में? तो आप इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलो, या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बोलो, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलो, सबका मतलब एक ही होता है ना। चलिए ये हो गया, इधर के तो लिख लिए होंगे आप लोग।
लिखेंगे, हेडिंग डाल देना इधर, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग क्या बाबू, डिप्रेशन इन फ्री ह्यूमन। इस पूरा भी जो हमने पढ़ा उसके राउंड में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के बारे में। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं जरा देखो, ये पहला पॉइंट देखेंगे। चूंकि हमको पता है कि डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना कितना होता है, स्मॉल एम होता है। हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ। हम मोलालिटी को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा में मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 ग्राम गुना WB वेट ऑफ क्या बाबू, सॉल्वेंट। लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या चाहिए, एक फॉर्मूला तो तुम यहां से बना लो, है ना, ये भी काम करेगा। जैसे डेल्टा टी एफ के बारे में ज्यादा बोलेगा यहाँ से तो कर सकते हैं। इसको यहाँ पर देख तो हम लिख सकते हैं मोलिकुलर वेट चाहिए, तो मोलिकुलर वेट को इधर लाओ, डेल्टा टी एफ इधर कर चल जाओ। इसीलिए मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, ऊपर में के एफ गुना WA गुना 1000 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा डेल्टा टी एफ हो जाएगा गुना कितना WB, किसमें बाबू, आपका ग्राम में। तो ये मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकल गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, हो जाएगा ना। चलो नोट करो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बता दें। चलो अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। अगर मान ले कि तेरे को सॉल्यूशन में बोल देगा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट निकालिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट निकालिए, इस तरह से बोल देगा, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है ना। अगर लिक्विड होगा कोई सॉल्वेंट तो होगा उसका। चलो देखो यहाँ पर, अगर कोई सॉलिड होगा तो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या जानते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना कितना स्मॉल एम होता है। मोलालिटी के फॉर्म में दिया रहेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं टी एफ नॉट माइनस कितना टी एफ हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इसको लिख सकते हैं बराबर कितना के एफ इंटू कितना एम। तुम यहाँ से अगर टी एफ नॉट रहेगा, अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट निकालेगा तो क्या लिखेगा टी एफ प्लस के एफ गुना कितना एम। मोलालिटी के फॉर्म में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में मोलालिटी दिया रहेगा तो यह फॉर्मूला लगा के लिख सकते हैं, है ना। ये क्या है बाबू, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या है, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक ना। तुम इसको ऐसे भी लिख सकता है कि टी एफ नॉट माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू कितना एम लिख सकता है। अब तुमको मान ले कि सपोज दैट कि तेरे को बोल देगा कि सॉल्यूशन का निकालिए, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो क्या करेंगे, टी एफ किधर जाएंगे, इसको इधर जाएंगे, तो टी एफ नॉट माइनस के एफ हो जाएगा इंटू कितना एम। ये माइन इधर है तो ये माइनस हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, ये टी एफ आपका इधर चल जाएगा। तो ये जो आपका निकल गया ये क्या है, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या बाबू, बोलो, सॉल्यूशन निकल गया। अब मोलालिटी का वैल्यू, और मान लो कि क्वेश्चन में मोलालिटी ना दिया है तो यहाँ पर मोलालिटी की जगह में डाटा दिया रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। इधर के मिटाए, जल्दी करो। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर मोलालिटी का वैल्यू दिया रहेगा तब तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, पुट कर देंगे। नहीं दिया रहेगा तो इफ मोलारिटी नॉट गिवन तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं, तब ऐसे केस में क्या हो जाएगा, टी एफ नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोल तो टी एफ प्लस के एफ गुना मोलालिटी के बदले में क्या लिख सकते हैं, बोल डब्ल्यू ए बटा एम ए, ऊपर 1000 कर सकते हैं
गुना कितना डब्ल्यू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। या टीएफ का वैल्यू निकालना है तो टीएफ इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिखेंगे बोल तो टीएफ नॉट माइनस के एफ गुना कितना हो जाएगा डब्ल्यू ए गुना 1000 बटा में कितना एम ए गुना कितना डब्ल्यू बी। ग्राम में रहता है, ये पता है आप लोग को। तो कहने का मतलब है कि अगर मोलालिटी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो डायरेक्ट ये पुट करेंगे, अगर क्वेश्चन में मोलालिटी नहीं, सॉरी मोलालिटी अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा ये करेंगे, अगर मोलालिटी नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, ये वाला डाटा लगा करके सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का क्या निकाल सकते हैं हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नोट कीजिए इसको जल्दी से। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, निकालें ना इसको, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, लिखेंगे तीसरा लिखेंगे ग्राफ के बारे में जरा देख लो। ग्राफ क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया था, इस पर टेम्परेचर है तेरा किस में रहेगा, केल्विन स्केल में, है ना। इधर क्या रहेगा तेरे पास, ये वेपर प्रेशर तेरा रहेगा, है ना। देखो ये है तेरा सॉल्वेंट है ना, ये तेरा क्या है सॉल्यूशन है, और हमने वेपर प्रेशर क्या किया, इसको इस तरह से बना दिया, है ना। ये भी क्या है तेरे पास, देखो इस ग्राफ के लिए लिख रहा हूं मैं, ये है सॉल्वेंट किस में रहेगा, सॉलिड स्टेट, है ना। ये क्या रहेगा, ये भी है सॉल्वेंट है किस में रहेगा, ये लिक्विड स्टेट में, और ये क्या है सॉल्यूशन है किस में रहेगा, लिक्विड स्टेट में, है ना। सॉलिड स्टेट से हमको मतलब नहीं है, सॉलिड स्टेट को सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है कि ये दोनों इस किसके जिस पॉइंट पर क्या करेगा मिल जाएगा तो दोनों कहा जाएगा कि दोनों फ्रीज हो जाता है, ठीक है। यानी कि इनका वेपर प्रेशर, है ना, और इसका वेपर प्रेशर अगर दोनों जिस टेम्परेचर पे बराबर हो जाए उसी टेम्परेचर को क्या बोलते थे हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो देखो सॉल्वेंट को यदि हम मिलाने की कोशिश करेंगे तो सॉल्वेंट हमारा इस पॉइंट को मैच करेगा, तो यहां से मैंने क्या किया, इसको दिखा दिया। ये सॉल्वेंट का वेपर, सॉल्वेंट का कितना माना था मैंने, सॉल्वेंट का हम लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट कितना माना था बाबू, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना माना था, टीएफ नॉट माना था इस पॉइंट पे। और ये दो इसको अगर तुम मिलाते हो ये इस पॉइंट पे जाकर मिलता है, ये वाला जो टेम्परेचर होगा ये क्या होगा, ये आपका टीएफ का टेम्परेचर होगा, है ना। ये पॉइंट को हमने बोला टीएफ नॉट, इस पॉइंट को क्या बोला बाबू, टीएफ बोला, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का देखो, तो इस रेंज पर हमने ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा क्या है वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हमने क्या रिप्रेजेंट किया है बाबू, टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट बोलिए चाहे बॉइलिंग पॉइंट बोलिए चाहे मेल्टिंग पॉइंट बोलिए, है क्या एक प्रकार का टेम्परेचर ही तो है। तो टेम्परेचर को एक इस स्केल में दिखाया, इस एक्सिस के अलोंग, और हम लोगों ने इस क्या दिखाया, वेपर प्रेशर ऑफ दिखाया अपना, है ना। तो जरा देख, तो ये हमारा सॉल्वेंट है, और यहां से अगर हम लोग मेजर करें तो देखेंगे कि इधर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, यानी कि इस पॉइंट, ये मेरा अगर ओरिजिन पॉइंट है, इस पॉइंट मेरा ओरिजिन है, तो यहां से इधर जाते तो देखो सॉल्वेंट के लिए इतना और सॉल्यूशन के लिए कितना, इतना। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डेल्टा टीएफ, और ये कितना हो जाएगा, टीएफ नॉट माइनस कितना, टीएफ। इसी को बोलते हैं क्या बाबू, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। ये वाला सॉलिड स्टेट है, इन लोगों से स्लोप थोड़ा इसका ज्यादा स्टिकी रहता है ना, ज्यादा स्ट्रेट रहता है, ये लोग थोड़ा ज्यादा कर्व है और ये थोड़ा कम कर्व रहेगा, है ना। चलिए ये ग्राफ में भी हम लोगों ने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखेंगे डिफिनीशन ऑफ केएफ। केएफ का डिफिनीशन क्या था, केएफ को क्या बोलते थे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते थे, या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते थे, या हम लोग इसको बोलते थे क्या बाबू, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलता था ना, वो क्या बोलते थे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो पिछले क्लास में पढ़ाया गया था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बारे में, तो क्या था कि 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए
क्या होगा, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था वही मेरा क्या था बाबू, केवी का वैल्यू होता था। यहाँ पर भी वही बात है ना। देखेंगे कि द टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन is called, the depression in freezing point of 1 molar solution is equal to, कर दो, equal to molar depression constant, depression constant, है ना। दैट इज कह सकते हैं कि फॉर m बराबर कितना हो जाए, 1 हो जाए, वैसा सॉल्यूशन जिसका मोलारिटी कितना 1, उसको बोलते हैं क्या बाबू, मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जब मोलर सॉल्यूशन मेरा पास पता चल गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि डेल टी एफ बराबर कितना, के एफ गुना कितना होता है, एम होता है। और यहाँ पर के एफ का वैल्यू हमको पता करना है, अगर एम का वैल्यू कितना हो जाए 1, तो डेल टी एफ इक्वल टू कितना, के एफ गुना 1 बराबर कितना, के एफ। दैट इज कह सकते हैं कि के एफ जो मेरा होगा वो किसके बराबर होगा, डेल टी एफ के बराबर होगा। कब, जब सॉल्यूशन का वैल्यू कितना, सॉल्यूशन का मोलालिटी का वैल्यू कितना हो, 1 मोल पर केजी हो, यानी कि सॉल्यूशन कैसा बाबू, मोलर सॉल्यूशन हो। तो मोलर सॉल्यूशन के लिए है ना, जो हमारा डेल टी एफ का वैल्यू होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन, मोलर क्या था, ये क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए, वही मेरा क्या कहलाएगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाएगा। या आप इसी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यदि 1 मोल कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 1 केजी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और उसके द्वारा जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो डिफिनेशन देख लिया हम लोगों ने, है ना। चलो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसका 5वां पॉइंट पढ़ेंगे। ये तीसरा था, ये चौथा पॉइंट। इसके बाद देखो यहाँ पर 5वां पॉइंट में लिख रहा हूँ, 5th नंबर, यूनिट ऑफ केएफ, यूनिट ऑफ केएफ। देख तो हम लोग जानते हैं डेल्टा टीएफ बराबर कितना होता है बाबू, केएफ गुना कितना, एम होता है। हम लोग केएफ इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ बटा कितना, एम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख तो इसको लिख सकते हैं, देखो तो ये क्या है मेरा, केल्विन है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो ये क्या होता है, केल्विन। और यहाँ पर मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर कितना, केजी, मोल पर केजी। इसको सॉल्व कीजिएगा तो केएफ का जो यूनिट आएगा तो केल्विन, 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 ये केजी हो जाएगा, केजी बट्टे में क्या, मोल। यानी कि इसको बोल सकते हैं कि केएफ इक्वल टू केल्विन, केल्विन को कैसे, केजी पर मोल, है ना। इसको किलो मत समझ लीजिएगा, है ना। तो कोई पूछेगा कि केएफ का यूनिट क्या है तो क्या बोलोगे, केएफ का यूनिट क्या होता है, केल्विन केजी पर मोल। केबी का यूनिट क्या था, केल्विन केजी पर मोल, दोनों का सेम यूनिट है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े, नोट कीजिए जल्दी से, चलो ये हो गया, यूनिट हो गया, डिफिनीशन हो गया, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं और थोड़ा सा केएफ के बारे में। कहता है कि केएफ का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है किस पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। यानी कि अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केएफ का वैल्यू क्या रहेगा बाबू, अलग अलग रहेगा, है ना। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है आप इसी में कर दो। कौन सा पॉइंट, चौथा और 5वां हो गया ना। देखो 6ठा पॉइंट लिखो, द वैल्यू ऑफ केएफ इज कांस्टेंट फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्वेंट के लिए। यानी कहने का मतलब यह है कि अलग अलग सॉल्वेंट अलग अलग केएफ का वैल्यू प्रोसीड करता है, प्रोसीड रखेगा, ठीक है। लिखेंगे द वैल्यू ऑफ केएफ जो होगा क्या कहता है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए, है ना। जैसे कि यहाँ पर KFH2O के लिए लिखेगा 1.86 केल्विन केजी कितना वाला पर मोल होता है,
याद रखिएगा, है ना, इसको याद रखिए। अलग अलग के क्वेश्चन आपको सबका दिया रहता है ना। चलो 7वां में लिखो तो कैलकुलेशन ऑफ केएफ की अगर हम बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे केएफ का वैल्यू, जरा देख तो। अभी हम जानते हैं डेल्टा टीएफ इक्वल टू कितना होता है, केएफ गुना कितना एम होता है, इसलिए केएफ इक्वल टू तुम बोल सकता है डेल्टा टीएफ बटा कितना एम, मोलालिटी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तुमको सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का बीपी दिया रहेगा, मतलब कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का क्या दे रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट दिया रहेगा, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकता है और करके लिख सकते हैं इसको यहाँ से कि केएफ इक्वल टू डेल टीएफ को लिख सकता है कितना बाबू, टीएफ नॉट माइनस कितना टीएफ डिवाइडेड बाई कितना, आपको स्मॉल मोलारिटी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। दूसरा तरीका देखो कि value of kf if latent heat of फ्यूजन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, latent heat of फ्यूजन दिया रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, kf का जो वैल्यू होगा RTF नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 1000 गुना कितना LF लिखेगा, L फॉर लैटेंट, F फॉर क्या फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, ठीक ना। तो अगर क्वेश्चन में अगर आपको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू दिया रहेगा तो वहां से भी केवी का वैल्यू निकाल सकते हैं, केएफ का वैल्यू, ठीक ना, सॉरी केएफ का वैल्यू निकाल सकते हैं, RTF नोट स्क्वायर हो जाएगा बटा में 1000 गुना LF। LF क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं LF को, ठीक ना। तो यहां से निकाल सकते हैं। R क्या है बाबू, वेयर R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। R का वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे, इफ LF इन कैलोरी पर ग्राम में दिया रहेगा, कैलोरी में दिया रहेगा, तो R का वैल्यू पुट करना है, कैलोरी यहीं पर बगल में कर रहा हूं, देन R इक्वल टू कितना 2 इस्तेमाल कीजिएगा, और कहता है कि इफ LF जो है इन जूल में दिया रहेगा, किसमें बाबू, जूल में, तो R का वैल्यू कितना यूज कीजिएगा 8.314, नोट कर लीजिए। तो KF से रिगार्डेड देख लिया सारा पॉइंट को, KF का डेफिनेशन देखा, KF का यूनिट देखा, KF का कैलकुलेशन देखा, है ना। KF अगर मान लो कि यहाँ पर मोलालिटी दिया है तब निकालिए, अगर मोलालिटी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा और KF का वैल्यू पूछ दे तो क्या करेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के माध्यम से निकालेंगे, और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के रिस्पेक्ट में इसका जो फॉर्मूला होता है KF बराबर RTF नोट स्क्वायर बटा 1000 इंटू कितना LF होता है, ठीक ना। LF क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, TF नोट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, पता है आप लोग को, है ना। इस TF का क्या करना, स्क्वायर कर देना है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहता है कि R का वैल्यू वेरिएबल होता है, आपको पता है कि हर अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट में डिपेंड करेगा। कहता है कि अगर कहता है कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF का जो वैल्यू है इन कैलोरी में, तो R क्या पुट करेंगे 2, और LF का वैल्यू अगर जूल में, तो R का वैल्यू कितना पुट करेंगे 8.3। ये LF है, LF ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चल तो ग्राफ देख लिया, सारा चीज देख लिया हम लोगों ने, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट और लिखेंगे, जल्दी नोट कीजिए, इसको हो जाएगा। देखो मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट पढ़ा, एक होता है मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा था मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, पता है ना। लिखेंगे जो भी होगा, छठा सातवां आठवां लिख लो, नंबरिंग देख लेना क्या होता है। मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना, क्या होता है मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, तो सेम चीज होता है जैसे मैंने बताया था, है ना, केवी या केएफ के बारे में, वही चीज होता है। अंतर क्या है कि अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व करेगा
तो उसके द्वारा जो डिप्रेशन कांस्टेंट मिलेगा उसी को क्या बोलते हैं, मोलिकुलर डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना। तो लिखेंगे कि व्हेन अ non-volatile solute dissolve when a 1 mole of non-volatile solute dissolve in कितना में बाबू, 100 ग्राम में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, then it is called molecular depression constant। आई बात समझ में कि व्हेन 1 मोल ऑफ कितना, 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना में डिसॉल्व रहेगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोलिकुलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे, है ना। याद रखिएगा, यहाँ पर स्टार लिख दीजिएगा कि मोलिकुलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो होता है बराबर लिखिएगा 10 गुना KF लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा बाबू, KF क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और ये क्या है, मोलिकुलर डिप्रेशन कांस्टेंट, एक रिलेशन है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में काम आएगा आपको, है ना। अब रिलेशन कैसे होगा उतना करने की जरूरत नहीं है हम लोग को। आपको पता है कि मोलालिटी में, मोलल बोलते थे तो मोलालिटी होता था, मोलालिटी का मतलब कितना होता है कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना, और हमने किसमें डिफाइन किया, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, है ना। तो ये 100 ग्राम कैसे आएगा, जब हम बोल सकते हैं कि 1000 में 10 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये कितना होगा 100। तो यही हमारा 10 क्या है, यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसी को कैसे हुआ है जाना जरूरी नहीं है, इसको याद रखिएगा, काम आएगा कि कई क्वेश्चन में आपको KF का वैल्यू नहीं दिया रहेगा और मोलिकुलर डिप्रेशन कांस्टेंट दिया रहेगा, तो आप उसमें 10 से मल्टीप्लाई करके, है ना, आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं KF का वैल्यू। KF का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें अगर KF का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मान लो क्या पर, इसलिए KF इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोलिकुलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कितना, 10 कर देंगे, तो यहाँ से KF का वैल्यू निकल जाएगा और आसानी से क्वेश्चन नोट करके बना लेंगे। तो मोलिकुलर डिप्रेशन कांस्टेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको एनसीईआरटी में मिलेगा मेल्टिंग पॉइंट, है ना, तो याद रखना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ΔTF, है ना, ये लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है क्या बाबू, मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन, डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होता है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या, कि जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड क्या करता है, मेल्ट होना स्टार्ट करता है। मान ले कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई आपका आइस है, कोई पानी है, ये आइस बन चुका है, फ्रीज करेगा। अब मान लो कि 0 डिग्री सी टेम्परेचर देगा तो ये तो मेल्ट करेगा नहीं, तो 0 डिग्री से बढ़ाएंगे। अगर तुम 0.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोगे तो इसमें धीरे धीरे मेल्टिंग होना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। 0.2 दोगे तो क्या करेगा, ये धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। तो 0 में और 0.1 में, 0 डिग्री सेल्सियस में और 0.1 डिग्री सेल्सियस में बहुत कम का अंतर है ना। तो इसीलिए कहा गया क्या कि अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्वेश्चन में दिया रहे या डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ΔTF का ही उसको मान करके क्वेश्चन में बनाना है, ठीक है ना। तो लिख लो यहाँ पर, नेक्स्ट 9th नंबर लिख लो, द डिप्रेशन इन melting point and depression in freezing point have same value, है ना। अगर क्वेश्चन में तेरे को मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन वैल्यू दिया रहेगा, है ना, बोलेगा कि डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट, आप उसको ΔTF मान लोगे, ठीक है ना। चलो,
चलिए ये हो गया। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, नोट कीजिए इसको। चलिए देखते हैं हम लोग, एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम है ना। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, और ये इंटेक्स का क्वेश्चन है ना। मोलर, ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको हम लोग। इस क्वेश्चन का नेम कर दिया 1, इस क्वेश्चन को 2, और इस क्वेश्चन का नाम दे दिया कितना बाबू 3। आप लोग अपना क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, 2.1 समथिंग करके दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं क्या कहता है। 45 ग्राम 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बगल में दिया हुआ है, इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। 600 ग्राम पानी में क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। तो कहता है कैलकुलेट, पहला में निकालता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है। क्या निकालना है, डेल टीएफ का वैल्यू निकालना है, और कहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या निकालना है, सॉल्यूशन, यानी कि आपका टीएफ का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मोलालिटी क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, वेट दिया हुआ है सबका, तो मोलालिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन WA वेट ऑफ सॉल्यूट क्या दिया, 45 ग्राम को कितना में मिलाते हैं, 600 ग्राम में, यानी इसका अमाउंट कम है तो ये सॉल्यूट, और इसका अमाउंट ज्यादा तो ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो WA का वैल्यू दिया कितना 45 ग्राम है ना। WB वेट ऑफ सॉल्वेंट, बी को हम लोग ऑलवेज सॉल्वेंट कंसीडर करते थे। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है मेरा बाबू, 600 ग्राम है। और क्वेश्चन में हो गया यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन में केएफ का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो केएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट कौन सा मेरा, वाटर है, और केएफ के वैल्यू कितना होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल होता है। आई बात समझ में। चलो निकाल देते हैं हम लोग वैल्यू। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को ए में निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। इसीलिए हम लोग ए में डेल्टा टीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, केएफ अब गुना कितना हो जाएगा एम, और एम के जगह में लिख सकते हैं WA बटा में कितना MA, और ऊपर में 1000 लिख सकते हैं, और नीचे में कितना लिख सकते हैं बाबू WB, किसमें, ग्राम में, 600 ग्राम है। जैसे वैल्यू निकालो, डेल टीएफ इक्वल टू केएफ का वैल्यू 1.86 गुना WA कितना 45 गुना कितना 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास निकालो इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी का 24, 6 कितना 30, 30 32 कितना 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। निकालने आता है आप लोग को 62, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 600। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना वैल्यू होगा आपको निकाल सकते हो 1.86 गुना 45 गुना 10 डिवाइडेड बाई कितना 62 हो जाएगा ना। निकाल लेना इसका आंसर, देख लीजिएगा कितना दे रहा है, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। जो भी होगा किस में आएगा, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, किस में आएगा, केल्विन में आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी में देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या निकालना है, सॉल्यूशन। क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन के लिए। देख तो डेल टी एफ इक्वल टू कितना होता है, टीएफ माइनस टीएफ नॉट माइनस कितना होता है टीएफ। टीएफ नॉट को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और टीएफ को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बोलते हैं ना। तो यहाँ से देख तो हमको टीएफ चाहिए, तो क्या करेंगे, टीएफ को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कि टीएफ इक्वल टू कितना टीएफ नॉट प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी ये इधर ये कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा बाबू डेल टी एफ हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो तो टीएफ नोट का वैल्यू क्या होगा। अब लड़का सोचेगा सर टीएफ नोट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सा, वाटर। वाटर कितना डिग्री पर फ्रीज करता है भाई, तब बोलोगे सर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करता है। तो हमेशा याद रखना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बाबू 0 डिग्री सी। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री कर देगा। अगर ये वैल्यू मान लो कि डिग्री सी में रिप्रेजेंट करते हो या केल्विन में रिप्रेजेंट करते हो, किसी में भी रिप्रेजेंट करो, डेल टीएफ का वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेल टीएफ का वैल्यू चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो और चाहे वो केल्विन में हो, उसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। जितना बढ़ता है या जितना घटेगा उससे मतलब नहीं है ना। जितना मान लो कि डिग्री सी में बढ़ेगा उतना ही आपका केल्विन में भी बढ़ेगा, लेकिन अगर दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो ये डेल टीएफ ऑलवेज क्या रहेंगे, सेम वैल्यू रहेगा। इसलिए तुम अगर इसके जगह 0 कर दो, अब माइनस डेल टीएफ का वैल्यू जो तुमने निकाला यहाँ से उसको यहाँ पर तुम पुट कर देगा, इसको बना लेना। ये आपका यहाँ से पुट कर दोगे तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा टीएफ बराबर, यानी कि क्या है
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। यहां से इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर 0 डिग्री कर देना, यहाँ पर लिख देता हूं, ये क्वेश्चन हो गया आपका, बता दें। देखो लिखो, ये क्वेश्चन 1 है, ये बी है इसका, प्लस स्क्रीनशॉट लो इसके जल्दी से। हो गया, चलो देखो लिख लेना। ये सब आना चाहिए बाबू। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, पानी कितना पे फ्रीज करता है, स्टार्ट किलो। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O वाटर कितना होता है, 0 डिग्री सी, या इसको 273 केल्विन बोल सकते हैं ना। एनसीईआरटी के अनुसार तुम बोलोगे तो कहीं कहीं आपको 273.15 केल्विन भी लिखा जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर, है ना। फाइनल कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है ना। अब ये गुना भागा करेंगे तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा मेरे को। चलो हटा दे इसको, आगे लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या कहता है, 1 ग्राम 1.00 है, यानी 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। 1 ग्राम कोई हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, 50 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व करता है, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट मेरा सॉल्यूट और ये मेरा सॉल्वेंट। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई कितना, 0.4 के, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना से लो हो जाता है, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो मैं पिछले लेक्चर में भी मैंने थोड़ा सा जो लैंग्वेज जो लिखवा दिया था कि बाई का मतलब होता है वो फाइनल करके देगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी कि डेल्टा टीएफ का वैल्यू आपका दिया हुआ है ना। द केएफ फॉर बेंजीन, केएफ को बेंजीन का वैल्यू दिया हुआ है, तो कहता है कि द फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, कहता है निकालने के लिए। जब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन केएफ का वैल्यू दिया हुआ कितना बाबू, 5.12 केल्विन केजी पर मोल, जो भी आपका यूनिट है। डब्ल्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 1.00, यानी कि 1 ग्राम दिया हुआ है। डब्ल्यू भी कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम दिया हुआ है बेंजीन का। और डेल्टीएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू आपका, 0.40 केल्विन दिया हुआ है। तो कहता है कि मोलर मास ऑफ निकालिए। तो जानते हैं डेल्टीएफ बराबर केएफ अगुना, हम लोग पर क्या पढ़ा है बोल, तो डब्ल्यू ए बटा में ए में ऊपर 1000 और नीचे में कितना डब्ल्यू भी किस में बाबू आपका ग्राम में दिया रहेगा। तो हम लोग को निकालना है एम ए का वैल्यू, तो इसलिए एम ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, के एफ, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवाया भी है, बना सकते हैं डायरेक्ट डाल करके, 1000 डिवाइडेड बाई कितना डेल्टीएफ हो जाएगा और गुना डब्ल्यू भी हो जाएगा ग्राम में। पुट करो, के एफ का वैल्यू कितना 5.12 है, वेट कितना दिया हुआ इसका 1 ग्राम, ये 1 हो गया गुना 1000 बटा में डेल्टीएफ का वैल्यू 0.0 कितना है 40 है, गुना कितना है ये आपका 50 है ना। यहां से तुम करोगे तो मोलिकुलर वेट ऑफ कितना आ जाएगा, अब कर लेना मेरे भाई, इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ नीचे 100 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर ये तो 0 पॉइंट के बाद 0 को कोई वैल्यू नहीं आता है, 1 0 2 0 3 0, 1 2 कितना 3 से कट गया, है ना। और इसको यहाँ से डेसिमल को तुम हटाओगे तो यहाँ पर 0 चल जाएगा यहाँ पर, है ना। अब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये 5 दूनी कितना 10 हो जाएगा, और इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो 2 दूनी का कितना 4, और ये 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 156 नहीं 256 दूनी 512 हो जाएगा शायद, कितना हो जाएगा 256 ग्राम पर मोल हो जाएगा। आई बात समझ में, देख लेना इसको कैलकुलेट करके, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर, मिटाए जल्दी करो। इस बार इंक खराब दे दिया है ना, अच्छे से साफ नहीं हो पा रहा है, चलो कोई बात नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया मेरा, इसको भी मिटा दो। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं VIT, विटामिन सी। विटामिन को शॉर्ट में VIT विट कर दिया है।
सी। एस्कॉर्बिक एसिड का नाम क्या है बाबू? विटामिन सी। और कहता है क्या कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ कितना? C6H8O6 दिया हुआ। कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। क्या करना है? 75 ग्राम एसिटिक एसिड में क्या कहता है कि कितना ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड को मिलाएंगे ताकि उसका लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाई कितना? 1.5 डिग्री सी। और केएफ का वैल्यू आपका दिया हुआ है। यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है, डिप्रेशन इन क्या दिया हुआ है? मेल्टिंग पॉइंट। तो हमने अभी भी पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो या डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट हो, दोनों का वैल्यू क्या होता है? बराबर होता है। चल तो क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन गिवन है, क्या दिया हुआ देखते हैं हमारा। डब्ल्यू ये तेरे को निकालना है, वाट केएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है तेरे पास? 3.9 केल्विन केजी पर मोल दिया हुआ है। इसके बाद तेरे को डेल्टा टीएफ ये बराबर लिख देता हूं फिर से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलो या डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट बोलो, है ना। कितना वैल्यू इसका दिया हुआ? डेल्टा टीएफ का वैल्यू कहां गया? 1.5 डिग्री सी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा टीएफ का वैल्यू दिया हुआ है, किसी फ्रीजिंग पॉइंट का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट का या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का नहीं दिया हुआ है। कितना दिया हुआ बाबू? डेल्टा टीएफ का। तो डिग्री में लो चाहे केल्विन में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हो जाएगा। केल्विन में चेंज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 273 में इतना तुम ऐड करके बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसे भी करोगे तो उसके इसी पर आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चेंज लगभग कितना होगा? नहीं होगा। आइए, ये हो गया आपका केएफ का वैल्यू हो गया। अब कहता है कि डब्ल्यू तुमको निकालना है? अच्छा, डब्ल्यू बी का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? बेंजीन का वेट कितना दिया हुआ? 75 ग्राम दिया हुआ। कितना दिया बाबू? 75 ग्राम दिया हुआ। बन जाएगा क्या? चल निकालते हैं हम लोग। डेल टीएफ बराबर केएफ गुना डब्ल्यू ए गुना 1000 डिवाइडेड बाई कितना? एम ए गुना कितना हो जाएगा डियर? बोल तो ये तेरा हो जाएगा डब्ल्यू बी हो जाएगा। डेल टीएफ का वैल्यू तेरे को क्वेश्चन में दिया हो कितना? 1.5 इक्वल टू केएफ का वैल्यू 3 कितना 9। डब्ल्यू ए निकालना है, डब्ल्यू ए 1000 कर दिया मैंने, 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास कितना होगा देख तो। विटामिन सी का मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H कितना 8 और वो कितना 6 है, तो ये होगा 12 गुना 6 12 6 72 8 प्लस 16 6 का कितना 96, तो 12 6 78 हो जाएगा, सॉरी 12 6 72 8 कितना 80 और प्लस कितना 96, तो कितना हो जाएगा 6 9 8 कितना 17 176 हो जाएगा क्या? हाँ 100 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा इसका 170 कितना 6 हो जाएगा। अब डब्ल्यू बी का कितना वेट दिया हुआ है 75 दिया हुआ। अब तुम यहाँ से जाओ तो सब कुछ तेरे को पता है, ये पता है, ये पता है, दिया ये तब जब डब्ल्यू नहीं निकल जाएगा, इसलिए तेरे को डब्ल्यू ए बराबर कितना हो जाएगा, तिरछा तिरछी सब गुना कर दो जैसे जैसे करना होता है। 1.5 गुना 176 गुना 75 डिवाइडेड बाई कितना 3.9 गुना कितना 1000। इसको सॉल्व कीजिएगा 5.04 ग्राम में आंसर आ जाएगा। चलो देख लेना आंसर अपना, है ना। मैं मेरे को लगता है कि ये याद है, इसको कर लेना, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप।